हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 29 मार्च को फिर एक बार आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज हम बातें करेंगे एक महान हस्ती के बारे में जिसको कभी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भुलाया नहीं जा सकता और मानवता के इतिहास में जो उनका योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो अपनी तरह से उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो योगदान दिया, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये पार्ट 2 है चार्ली चैपलिन के ऊपर जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा और जिसे आप मेरे फेसबुक पेज में, यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। उसका ये दूसरा भाग है। इसके बाद संभवतः मैं तीसरा भाग भी बनाऊँगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना से मैं शुरू करूँगा जिससे मैं आपके इंटरेस्ट को, अटेंशन को मैं अपनी तरफ खींच सकूं और इस एपिसोड को बहुत ही मनोरंजक बना सकूं। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं चैपलिन के लाइफ से। बात 1923 की है। चैपलिन अपने फिल्म के प्रमोशन, द किड के प्रमोशन के दौरान पेरिस पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक अमेरिकन राइटर से हुई, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से हुई, जो चार्ली चैपलिन का एक बहुत बड़ा भक्त था, एक एडमायरर था। तो दोनों एक दिन सुबह पेरिस के एक रेस्तरां में नाश्ता कर रहे थे और तभी चैपलिन को लगा कि पेरिस में उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जो उसे और जगहों पे मिलता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में। कारण यह है कि फ्रेंच अपने ही कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन में व्यस्त रहते हैं और वहाँ उसे ना तो वेटर ने पहचाना, ना आम जनता ने पहचाना। इससे चैपलिन की ईगो को बहुत ठेस पहुँची और यूँ तो वो कहा करता था लोगों के सामने कि वो पब्लिक एड्यूलेशन, लोगों के शोरगुल का, लोगों के शोर मचाने का, उसको लेकर के हो हल्ला मचाने का, इसको लेके वो बहुत अपना सोच जो है या बहुत कुछ केयर नहीं करता। लेकिन वो इनसाइड वो बहुत ही पैशनेट था, बहुत ही उसको ये ख्याल रहता था कि पब्लिक मुझको लेके जो है दीवानी हो जाए, ऐसा उसके भीतर में अरमान रहता था। लेकिन जैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटी को होता है, लेकिन वो एक तरह से जैसा कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि एक तरह की हिपोक्रेसी थी चैपलिन की, मैं कि वो ऊपर से कहता था कि नहीं वो पब्लिक पूजा की और पागलपन की परवाह नहीं करता, लेकिन वो भीतर से बहुत चाहता था कि लोग उसको लेकर के दीवाने हो जाएं। तो वो गुस्सा हुआ और वो नाश्ता किए बिना उठ खड़ा हुआ, बोला मैं जाऊंगा। ही वॉज मिफ्ट, अंग्रेजी में एक वर्ड है मिफ्ट, MIFFED। ही वॉज मिफ्ट, ही वो गुस्सा हो गया थोड़ा थोड़ा और खड़ा हो गया और उसे गुस्सा हुआ नहीं, वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। वो गुस्सा होने का नाटक कर रहा था और कुछ हर्ट फील हुआ क्योंकि उसे वहाँ के लोगों ने उस रेस्टोरेंट में वो किसी ने पहचाना नहीं उसको पेरिस में। और उसने कहा कि तो मैं टैक्सी बुला दूँ। उस अमेरिकी पत्रकार ने, राइटर ने कहा हाँ, एक नहीं 12 टैक्सी बुलाओ, एक में मैं जाऊंगा और 11 मेरे टैक्सी के पीछे पीछे जाएंगे। और ये कहकर वो बहुत ज़ोर से हंसा और वो अमेरिकन पत्रकार मित्र भी हंसने लगा। तो ये कहानी चैपलिन के स्वभाव के बारे में बताती है कि उसमें बहुत रेजिलियंस था और दुख से बहुत जल्दी उबर करके और अपने बाउंडलेस एंथुसियाज्म को और होप और अपने स्वाभाविक ऑप्टिमिज़म को पा लेना उसके वश की बात थी। और ऐसा नहीं होता तो वो जिस गरीबी और जिस मुसीबत से वो निकला था, जिस 1 रूम फ्लैट में वो रहा करता था, जिस तरह उसका बचपन था दुख से भरा हुआ, उसके बावजूद उसने दुख के हलाहल को शिव की तरह पी करके और दुनिया को कॉमेडी और पैथोस का जो अमृत प्रदान किया, जो आज भी लोगों को उसी तरह गुदगुदाता है। और आज भी जिसकी फिल्मों
एक रील की फ़िल्मों, 2 रील की फ़िल्मों और उसके फ़ीचर फ़िल्मों को देख कर के, फुल लेंथ फ़ीचर फ़िल्मों को देख कर के आज भी लोग जो हैं खुश होते हैं और एक जीवन के प्रति प्रेम बढ़ जाता है उसकी फ़िल्मों को देख कर के, आशा का संचार होता है और मानवता के मन की सुंदरता, दुनिया की सुंदरता के ऊपर फिर से विश्वास हो जाता है। ऐसी है चैपलिन की फ़िल्में। तो चार्ली चैपलिन फ्रेड कार्नो के फ्रेड कार्नो एक म्यूज़िक हॉल एंटरटेनर था जो इंग्लैंड में 1904 से 1914 तक बहुत ही पॉपुलर था। उसका एक ट्रूप था और उसके ट्रूप में चैपलिन ने काम किया और वो एक बार अमेरिका गया उस ट्रूप के साथ परफॉर्म करने के लिए, जहाँ अमेरिका में वो 21 महीने लगातार रहा। फिर 4-6 महीने बाद फिर दूसरी बार गया। तो जब दूसरी बार गया फ्रेड कार्नो के उस ट्रूप के साथ, जो कि विभिन्न तरह का मैंने बताया कि म्यूज़िक हॉल में गाने होते थे, कॉमेडी के सीन स्टेज किए जाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, इमिटेट किए जाते थे बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो पूरा कंप्लीट वैरायटी एंटरटेनमेंट होता था। तो उस ट्रूप में, फ्रेड कार्नो के ट्रूप में चैपलिन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और एक दो उसके जो एक्ट थे वो बहुत फेमस हुए और बहुत ही कॉन्फिडेंस आया चैपलिन को। इसी 1904 से 14 के दौरान फ्रेड कार्नो के ट्रूप में काम करते हुए चैपलिन को एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर मिला, फ्रेड किचन। ये फ्रेड किचन ही था जो बड़े बड़े बूट्स पहना करता था। तो बैगी बूट्स पहनना और सिगरेट को कंधों पर से उछाल के और एड़ी से मारना, ये जो आप अक्सर देखते हैं चैपलिन की फ़िल्मों में, और नेवर से डाई एटीट्यूड और दुख से उबर करके खुशी को अपनाना, आशा को अपनाना, ये जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, जो हार्ड ऑप्टिमिज़म है, वो बहुत कुछ फ्रेड किचन से उसने सीखा। चैपलिन ने अपने शैली खुद बनाई और उसमें किचन का हाथ है, फ्रेड किचन का। चैपलिन की फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि वो बहुत ढीले ढाले पैंट पहनता था। वो उसने खुद ये जो है अपने आउटफिट तैयार किए, बनवाए और बहुत ही तंग जो है ऊपरी कुर्ता रहता था, हाथ में एक केन रहता था और सिर पे एक हैट रहता था, उसको बोलर हैट कहते हैं संभवतः। तो ये अद्भुत एक साज सज्जाती पोशाक थी जिसको बहुत फैनी था और उसने एक छोटे मोछ रखने के पीछे चैपलिन के एक कारण था कि वो नहीं चाहता था कि बड़ी बड़ी मूछें रखी जाए, क्योंकि उसे ये डर था कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो कैमरे के लिए, जो फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो छिप न जाए। तो इस तरह जो है वो छोटी मूछें, बटरफ्लाई मूछें रखा करता था। उसके कैरियर में उसने जब 3-4 एक रील की फिल्में बना ली, तो उसने 1915 में अपनी सबसे सफल 2 रील की फिल्म बनाई जिसका नाम था दी ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब है वो आदमी जिसका घर बार ना हो, संसार ना हो और जो आवारा की तरह हो। तो 19वीं सदी के अंत में और ख़ास करके जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो लड़ा गया, उस समय बहुत सारे ट्रैम्प देखे जाने लगे इंग्लैंड में। और ट्रैम्प के बारे में उन बेघर बार के ऐसे लोगों के बारे में शुरुआत में अखबारों में बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हुई कि वो माइनर गर्ल्स का रेप करते हैं और बच्चों की कीमती चीज़ें छीन लेते हैं, खाने की चीज़ें छीन लेते हैं, तो चोरी करते हैं और वो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे इमेज जो है ना, पत्र पत्रिकाओं में ऐसे इमेज के बारे में लोग पढ़ते थे। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने उसे पॉजिटिव रूप में भी चित्रित किया कि ट्रैम्प जो आवारा होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी ख़राब हों, कुछ बड़े दिल वाले होते हैं और लोगों को हेल्प भी करते हैं। तो चैपलिन की ये जो द ट्रैम्प फिल्म बनी, दो रील की, वो बहुत सफल हुई। और उसके बाद और ये द ट्रैम्प जो फिल्म थी, जो आवारा आदमी की, ये एक रोल मॉडल बन गया और इस छवि को चैपलिन ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में जो है इस भगोड़े, इस आवारा कैरेक्टर को अपने बहुत बड़े बड़े फिल्मों में
इस्तेमाल किया, वो चाहे द सर्कस हो, चाहे द गोल्ड रश हो, चाहे ये द ग्रेट डिक्टेटर हो, बहुत सारी फिल्मों में उसने इस आवारा के रोल को उसने जिया। तो 1915 में ये जो फिल्म आई, ये बहुत सफल हुई और उसके बाद सफलता की राह पर चैपलिन चल पड़ा। चैपलिन चल पड़ा। अब आप सोचें कि 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं था, यानी कि अमेरिका अन्य देशों की तरह फोर्सिबली ज़बरदस्ती सरकार किसी को आर्मी में नहीं भर्ती कर सकती थी। तो तब 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चैपलिन अमेरिका में व्यस्त था अपने फिल्म कैरियर में, वो इस्टेब्लिश करने में। तो कुछ दिनों बाद लेकिन ये लोगों ने बहुत उंगली उठानी शुरू कर दी कि चैपलिन को इंग्लैंड की सेना में काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि चैपलिन तैयार भी हो गया कि हाँ मैं लड़ूंगा सिपाही की तरह, लेकिन ये सर्वविदित था कि चैपलिन का सीना चौड़ा नहीं था और वो इतना रोबस्ट और हेल्दी नहीं था कि युद्ध के भयानकता को सह सके। और इंग्लैंड के बहुत से सारे सैनिकों, अफसरों और मिलिट्री और सरकार ने भी ये डिक्लेयर किया कि चैपलिन की फिल्में जो काम कर रही हैं, चैपलिन जो एज एन एक्टर काम कर रहा है, उसका जो योगदान है सेना के लिए, वो उसके मिलिट्री में शामिल होकर के उस योगदान की तुलना नहीं की जा सकती। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक घटना है कि एक घायल सोल्जर था इंग्लैंड के अस्पताल में, वो लंगड़ा था, उसको पाँव में गोली लग गई थी, पाँव बुरी तरह जख्मी था और उसे एक बैसाखी दी गई थी और वो बेड पे लेटा हुआ था। अब 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आप सोचिए कि चैपलिन की फिल्मों का कितना बड़ा असर था कि लोग अपना दुख दर्द, यहाँ तक कि भयानक पीड़ा और अंग खूनी खो जाने का जो भयानक दर्द था वो सब भूल जाते थे और उनकी बहुत रिकवरी फास्ट होती थी और वो हंसते थे और दुख में भी हंसते थे, दर्द में भी हंसते थे। तो अधिकांश जो हॉस्पिटल होते थे आर्मी मैन की, उनमें जो है चैपलिन की फिल्में लगाई जाती थी। एक घटना ऐसी है कि एक ऐसा ही आदमी जो लगभग पाँव से चल नहीं पाता था, वो चैपलिन की फिल्म देख रहा था हॉस्पिटल में बैठे बैठे। हठात वो इतना हंसा, उसके बाद वो जोश में आकर के चलने लगा और वो भूल गया कि उसको बैसाखी दी गई है। तो नर्सें दौड़ी हुई आई और उन्होंने कहा कि देखिए आपके पाँव को मुश्किल होगी, आप कुछ दिनों के लिए ये क्रच छोड़ के ना चलें। तो वो आदमी बोला, अरे क्रच की क्या बात है, मैं तो एकदम ठीक हो गया लगता है, मैंने जीवन में इतना कभी मैं नहीं हंसा। तो ये था चैपलिन की फिल्मों का जादू और चैपलिन फिल्मों का असर कि लोग अपनी बदहाली के दिनों में, जब डिप्रेशन शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और बहुत ही एबल बॉडीड लोग जो स्वस्थ सबल लोग थे, 1918 के बाद बहुत से घरों ने अपने स्वस्थ बेटे, स्वस्थ पति और जो भी अपना घर का जो एबल बॉडीड मेंबर था खो दिया था और सारी एनर्जी जो मानवता की थी वो युद्ध में झोंक दी गई थी। इसलिए उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, खेती नष्ट हो गई थी। तो एक बहुत ही गरीबी चारों तरफ छाई हुई थी और एक उदासी छाई हुई थी। तो इस उदासी में, इस विषन्न परिस्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में चैपलिन की फिल्में एक जो है टॉनिक का काम कर रही थी और उसकी जो ऑप्टिमिज़म, जो आशावाद था कि एक ट्रैम्प जो है, जो आवारा जो है, वो लाख मुश्किलों में भी वो लोगों को हेल्प करता था और वो प्रेम में पड़ता था, असफल होता था, फिर भी हिम्मत नहीं हारता था और वो पूरब की तरफ जब सूरज निकल रहा होता है तो ट्रैम्प उसकी तरफ निकल पड़ता था, उगते हुए सूरज को देखते हुए। ये एक सिंबल था कि कभी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, परिस्थितियाँ फिर से ठीक होंगी। जीवन तो एक ट्रैफिक सिग्नल के समान है कि अगर लाल सिग्नल होता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जैसे जीवन थम जाता है। लेकिन ये लाल सिंबल जो है
कभी ना कभी ग्रीन सिंबल में बदलता है, चाहे 2 मिनट बाद हो, 5 मिनट बाद हो, लेकिन गाड़ी फिर चल पड़ती है। इसी तरह जीवन की गाड़ी भी आपके दुख के समय थोड़ी थम सी जाती है, लेकिन फिर चल पड़ती है। अगर आप आशा का दामन थामे रहें, निराश कभी ना हो, साथ ही कभी निराश न होना, धीरज का धन कभी न खोना, ये जो है मैसेज है चैपलिन की फ़िल्मों का। तो यहाँ मैं शेष करता हूँ दूसरा खंड चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में, और आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, और निवेदन करता हूँ कि आप इसे पहले मेरे फेसबुक पेज पे देखें। आप मुझे फॉलो करें फेसबुक पेज पे नृपेंद्र नारायण सिंह, और इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल नृपेंद्र नारायण सिंह पर देखें, NRIPENDRANARAYNSINGH, और मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। धन्यवाद दोस्तों, और बहुत जल्द मैं तीसरा खंड भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।